हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने फिर आने का मौका मिला है, जो कि छत्तीसगढ़ जुडिशरी से रिलेटेड ये वीडियो है। दोस्तों इसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात कर देंगे और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। और किस एग्जामिनेशन में दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ जुडिशरी का जो प्रीवियस ईयर पेपर होगा, इसी प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में आज हम यहाँ बात करने वाले। दोस्तों ऑलरेडी मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन यहाँ शेयर करना चाहता हूँ। 2012 का भी मैंने PCS क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ जुडिशरी एक्ट, छत्तीसगढ़ जुडिशरी का मैंने पेपर कंडक्ट करवा दिया अपने इसी यूट्यूब चैनल पे, आप उसको भी वॉच कर सकते हैं। सेकंड जो मैंने करवाया है, इसका निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को भी मैंने करवा दिया है, इसके रेंट कंट्रोल एक्ट को भी करवा दिया है, कोर्ट फीस एक्ट को भी मैंने करा दिया है। इन सभी का MCQ सेशन मैंने अपने इसी यूट्यूब चैनल पे कराया है, आप चाहेंगे तो उसको देख सकते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ जुडिशरी से रिलेटेड सभी होंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे मैं कोई भी लेटेस्ट अपडेट लेकर के आ रहा हूँ, जो कि UP PCS जे मेन एग्जामिनेशन से भी रिलेटेड मैं आपको लिए काफ़ी वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। साथ साथ छत्तीसगढ़ जुडिशियल के लिए भी मैं लेकर के आ रहा हूँ। अभी बहुत ही जल्दी उत्तराखंड के लिए भी आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर का मैं सेशन लेकर के आऊँगा और उसमें मैं पूरे प्रीवियस ईयर पेपर को आपके सामने डील करने वाला हूँ। दोस्तों इसी इन्फॉर्मेशन के साथ ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए जो मैंने पेपर लिया है ये आपका छत्तीसगढ़ जुडिशियल सर्विस का है और ये 2016 का प्रीवियस ईयर पेपर है। देखिए दोस्तों इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, असंज्ञेय अपराध का अर्थ एक ऐसा अपराध है जहां असंज्ञेय अपराध का अर्थ एक ऐसा अपराध है, इसमें क्या होता है, पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकता है। पुलिस अधिकारी जो होता है इसमें वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकता है। असंज्ञेय अपराध की बात कर रहा है, संज्ञेय अपराध की बात नहीं कर रहा है, असंज्ञेय अपराध की बात कर रहा है। तो इसी प्रकार से यही क्वेश्चन पूछा गया था आपके 2016 में जुडिशरी के एग्जामिनेशन में, छत्तीसगढ़ जुडिशरी के एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। पुलिस अधिकारी को सहायक लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते कब नियुक्त किया जा सकता है, किसको नियुक्त किया जा सकता है, किस कंडीशन में नियुक्त किया जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पे एप्रोप्रिएट आंसर होगा वो डी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। लिखा है उसका पद इंस्पेक्टर के पद से नीचे का पद नहीं होना चाहिए और उसे जांच में भाग नहीं लिया हो तभी उसको नियुक्त किया जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार के नॉर्मल क्वेश्चन आपके छत्तीसगढ़ जुडिशरी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जो कि मैंने अभी 3 प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराया है, तो हमें एनालिसिस किया है और हमें एक आइडिया हो गया कि हाँ कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन छत्तीसगढ़ जुडिशरी के एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों आप भी अगर उस प्रीवियस सेशंस को आप देखेंगे तो आपको भी एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ छत्तीसगढ़ जुडिशरी में कहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किन टॉपिक को वो कवर कर रहे हैं छत्तीसगढ़ जुडिशरी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 बात कर रहा है दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 109 के अंतर्गत संदिग्ध व्यक्ति के अच्छे व्यवहार के लिए जमानत के रूप में बॉन्ड अधिकतम कितनी अवधि के लिए दिया जा सकता है। तो दोस्तों ये नॉर्मल क्वेश्चन है और इसमें जो बॉन्ड होगा वो 1 साल के बॉन्ड के बारे में बात कर रहा है। सेक्शन नंबर 106 से लेकर के 110 के बीच में ये पूरा बॉन्ड के बारे में बात करता है। इसमें बात करता है कि कौन इसको बॉन्ड भरवाएगा, क्या जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा बॉन्ड भरवाया जाएगा कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा बॉन्ड भरवाया जाएगा। तो दोस्तों आप 106 से लेकर के 110 के बीच का रेंज देख लीजिए कि कितने साल के लिए बॉन्ड भरवाया जाता है, किसके द्वारा बॉन्ड भरवाया जाता है। इससे रिलेटेड आपके प्रोविजन आपके एग्जामिनेशन में बनेंगे, तो वो सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे बता दिया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन से मामले में उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में FIR दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर इसकी कॉपी ऑनलाइन अपलोड करने का दिशा निर्देश दिया गया। तो ये किस केस के अकॉर्डिंग आया है, तो यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम भारत संघ के मामले में ये बात कही गई है कि अगर इस प्रकार से हो रहा है तो विदिन 24 आवर्स आपको क्या करना है, उसके कॉपी को FIR के कॉपी को आपको ऑनलाइन अपलोड कर देना है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। आरोपियों को कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की कौन सी धारा में निहित है। तो दोस्तों 5 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। धारा 304 के अंतर्गत ये बातें CRPC में निहित की गई है। तो इसी प्रकार से नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, जो कि क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ। अगर इस प्रकार का आपका लेवल है एग्जामिनेशन में तब तो आपके लिए अच्छा है, अगर लेवल कम है तो आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं, अभी आपके पास एप्रोप्रिएट टाइम है। और अगर आप लोगों ने इन सभी चीज़ों को पढ़ लिया है तो आपका रिवीजन हो रहा होगा, और जो कि रिवीजन हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जामिनेशन के पहले। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। प्ली बार्गेनिंग का लाभ एक आरोपी को नहीं दिया जा सकता यदि वो ऐसे अपराध में संलिप्त है। किस अपराध में संलिप्त है तो उसको प्री बार्गेनिंग का लाभ नहीं दिया जा सकता। दोस्तों इसका जो ऑप्शन होगा करेक्ट वाला, ये इसका करेक्ट ऑप्शन सी वाला होगा। अपराध 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से संबंधित है तो उसको इसका वो नहीं दिया जा सकता, रिलेवेंसी नहीं दिया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं।
संक्षिप्त विचारण समरी ट्रायल में अधिकतम सजा केवल कितने दिनों तक दी जा सकती है? तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 3 माह की जो संक्षिप्त जो समरी ट्रायल होता है उसमें सिर्फ 3 माह की सजा दी जा सकती है। सोचिए आप यहाँ से जो ये एग्जामिनेशन का पेपर है हू बहू क्या यही ओरिजिनल पेपर है, उसी पेपर को मैं ले करके आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं तो 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन इस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं छत्तीसगढ़ जुडिशियल एग्जामिनेशन में। और टाइम की बात करते हैं तो 2 आवर का आपके पास पर्याप्त टाइम रहता है। आप आराम से धीरे धीरे सोच के समझ करके आप इस पेपर को सॉल्व करेंगे और आपका देखिएगा दोस्तों एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके जा रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात आप लोगों ने अच्छे से रिवीजन किया होगा। और तीसरी बात अगर आपने अच्छे से पढ़ाई किया है, जो ये टाइम चल रहा है जो एग्जामिनेशन के 10-15 दिन पहले का टाइम होता है, ये हमारे लिए बड़ा ही क्रूशियल टाइम होता है। और अभी आप लोगों ने यूपी जुडिशरी दिया है तो उसमें आपका कुछ ना कुछ प्रिपरेशन रहा होगा और उसी के बिहाफ पे थोड़ा सा और आप अपने आप को मजबूत करके, थोड़ा सा और अपने आप को बूस्ट करके, एनर्जी लेवल को मेंटेन करके अगर आप थोड़ा सा प्रिपरेशन कर ले रहे हैं तो मान के चलिए यूपी तो क्रैक हो ही गया है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन मेन में हम लोग लगे हैं और साथ साथ अब हम लोग किस में लग जाएंगे, छत्तीसगढ़ में भी लग जाएंगे, तो एक के साथ दूसरा फ्री में मिल जाएगा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 468 सब क्लॉज 2 के तहत समय सीमा समाप्त हो जाने के बाद संज्ञान लेने की बाध्यता नहीं होती है यदि अपराध, यहाँ पे डॉट 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 जो दिया है, अपराध कितने वर्ष से अधिक अवधि के लिए कारावास के रूप में दंडनीय है। तो जो 8 का आपका करेक्ट आंसर होगा वो 3 साल के अंदर की बात कर रहा है। अगर 3 साल के अंदर हो रहा है तो 3 अपराध हो रहा है 1 वर्ष के अंदर तो उसका कॉग्निजेंस लिया जा सकता है। इन सभी चीज़ों के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं। भारतीय दंड संहिता किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो जाहिर सी बात है भारतीय दंड संहिता की अगर बात की जाए और किसके द्वारा तैयार किया गया था तो आप लोगों को, सभी लोगों को पता है भारत के पहले विधि आयोग के द्वारा तैयार किया गया था। और आप लोग जल्दी में उतावलेपन में लॉर्ड मैकाले को ना मारिएगा, यहाँ पे लिया है भारतीय दंड संहिता किसके द्वारा तैयार किया गया था, किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो तैयार तो लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया था, लेकिन भारत के पहले विधि आयोग के द्वारा भी तैयार किया गया था। तो दोस्तों इसका जो आंसर होना चाहिए वो दोनों होना चाहिए कि यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या दे रहा है, भारतीय दंड संहिता किसके द्वारा तैयार किया गया था, मीन्स कि किसके द्वारा तैयार किया गया था। अगर तैयार की बात आती है तो लॉर्ड मैकाले के द्वारा तो तैयार किया ही गया था। और साथ साथ क्या किया गया था, भारत के पहले, मीन्स कि भारत के पहले विधि आयोग, ये दोनों इसका एप्रोप्रिएट आंसर है और दोनों करेक्ट होना चाहिए। इसमें बी और डी दोनों करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। आपराधिक मन स्थिति का सिद्धांत अपराधों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका 10 का जो करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे आयोग के द्वारा कोई भी आंसर इससे रिलेटेड नहीं बताया गया है और इसमें स्टार लगा दिया गया। आप इस वीडियो के पीडीएफ में नीचे जब जाएंगे तो उस पीडीएफ में आपको मैंने यहाँ पे आंसर की भी अटैच करके रखा है, आप वहाँ से देख लेंगे। 10 नंबर में स्टार लगा है, मीन्स कि स्टार लगाने का मतलब ये होगा कि लोक सेवा आयोग के द्वारा इस प्रश्न को गलत माना गया है और इसका नंबर सबको असाइन किया गया है, तो इसीलिए इसका कोई हम आंसर नहीं बताना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से किस पर भारतीय दंड संहिता लागू नहीं होती है? अब कौन सा ऐसा है जिसके ऊपर भारतीय दंड संहिता लागू नहीं होती है? तो 11 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों वो ए वाला आपका करेक्ट होगा। इसलिए करेक्ट होगा क्योंकि निम्नलिखित में से किस पर भारतीय दंड संहिता लागू नहीं होती है? तो ये कब का है? ये दोस्तों हम लोग पेपर 2016 का कर रहे हैं और आपको पता है कि हमारा J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में आ जाने की वजह से ये जम्मू कश्मीर अब हट गया। तो ये उस टाइम का क्वेश्चन था, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे ए मार्क किया जा रहा था। आप लोग प्लीज़ कंफ्यूज ना होइएगा, ये पेपर जो मैं सॉल्व करा रहा हूँ ये 2016 का पेपर है। अब 2019 में J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आ गया था। कब आ गया था? 31 अक्टूबर 2019 को ये एक्ट पारित कर दिया गया था पार्लियामेंट के द्वारा। और इस एक्ट के लागू होने के बाद जहाँ पे भी एक्सेप्ट J&K था, अब ये चीज़ हट गया, अब एक्सेप्ट J&K नहीं रह गया। मीन्स कि अब होल ऑफ इंडिया, मीन्स कि जम्मू कश्मीर पे भी सारे एक्ट हमारे लागू होंगे। तो आप यहाँ से ये भी देख लिए और ये भी पॉइंट देख लिए, दोनों पॉइंट आप यहाँ से कोरिलेट करके पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। डॉट 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 वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा किया गया अपराध की श्रेणी में नहीं आ जाता है। तो ये कौन सा होता है? तो दोस्तों इससे हमारा 7 होगा, 7 साल से नीचे के बच्चे के द्वारा किया गया, जिसको डोली इन कैपेक्स के नाम से हम लोग जानते हैं, जो कि IPC में डिफाइन किया गया है।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में हम बात करते हैं ए बी को भड़काता है ताकि बी को सी को जेड की हत्या करने के लिए भड़का सके। परिणाम स्वरूप बी सी को भड़काता है और सी जेड की हत्या कर देता है। सजा का भागीदारी कौन होगा? अब इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा है, सजा का भागीदारी कौन होगा? तो यहाँ पे दोस्तों डी करेक्ट आंसर मार्क किया गया है इनके लोक सेवा आयोग के द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा। ए बी और सी इसका करेक्ट आंसर माना गया है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। इसे बलात्कार कहा जाएगा यदि एक आदमी एक महिला की सहमति या असहमति से उसके साथ यौन संबंध बनाता है और जिसकी आयु ... वर्ष से कम होगी। तो 14 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। 18 वर्ष कर दिया गया है, इसके आयु बढ़ा दिया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 में एक नई धारा 376 डी जोड़ी गई थी, यह किससे संबंधित है? तो ये जो 15 का आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ये 20 होगा। सामूहिक बलात्कार से रिलेटेड ये मामला को संबंधित किया गया था, मीन्स कि जो गैंग रेप किया जा रहा था उससे रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 16 की हम यहाँ पे बात करते हैं साथियों। निम्नलिखित मामले में से किसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 377 की संवैधानिक बाध्यता का बरकरार रखा गया? मीन्स कि किस केस लॉ के आने के बाद भी इसकी संवैधानिक बाध्यता को बरकरार रखा गया? तो ये आया है सुरेश कुमार कौशल बनाम नाज फाउंडेशन के वाद में, और इसमें यह बताया गया है कि इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया गया, लेकिन पार्शियल रूप से अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया गया। धारा 377 के आईपीसी के धारा 377 को पूर्ण रूप से अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं किया गया, इसको पार्शियल अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया गया। और केस लॉ की अगर हम बात करें तो सुरेश कुमार कौशल का केस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट का हाल का फैसला किससे संबंधित है? तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा कि सुब्रमण्यम स्वामी का तो आईपीसी की धारा 499 और 500 आपराधिक मान स्थिति के बारे में है। सुब्रमण्यम स्वामी मीन्स कि डेफेमेशन से रिलेटेड है, मीन्स कि ये डेफेमेशन से रिलेटेड है और इसमें 10 एक्सेप्शंस के बारे में बताया गया डेफेमेशन, जो कि 499 में ये बात बताई गई है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात करते हैं। आईपीसी की धारा 391 के अंतर्गत डकैती के अपराध के लिए आवश्यक व्यक्ति की न्यूनतम संख्या क्या होनी चाहिए? तो दोस्तों 18 का आपका करेक्ट आंसर सी होगा। 5 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है डकैती डालने के लिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 में यहाँ पे क्या दिया है? निम्नलिखित में से किसमें व्यादेश इंजंक्शन से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है? तो 19 का आपका दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा आपका 34 के आदेश 34 के साथ धारा 95 की व्याख्या के साथ यहाँ पे ये बात बताई गई। क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात करते हैं। डिक्री के निष्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति कुर्की के लिए उत्तरदायी लायबिलिटी नहीं है? तो अब ये 20 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे डी होगा। वही खाते को यहाँ पे लायबल नहीं ठहराया जाएगा। गार्निसी अब किसको कहते हैं? दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है। 2012 के बीपी पेपर में पूछा गया था, जो कि छत्तीसगढ़ जुडिशरी का जब मैं सॉल्व करा रहा था उसमें भी था, और यहाँ पे भी आ रहा है कि गार्निसी कौन सा व्यक्ति होता है। गार्निसी हम लोग किसको कहते हैं? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा सी होगा। निर्णित ऋणी का ऋण, जजमेंट डेटर का ऋणी को हम लोग गार्निसी कहते हैं। तो ये एक लाइन का है, आप इसको लर्न कर लेंगे तो आपको अगर 1 नंबर का पेपर होगा तो 1 नंबर आपको ये दे के जाएगा, आपका 1 नंबर लेके नहीं जाएगा आपके एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन नंबर 22 की हम बात करते हैं। अंतर्वर्ती आदेश सिविल कोर्ट द्वारा जारी किए जाते हैं। जो इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर होते हैं वो किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो ये दोस्तों ए के द्वारा जारी किया जाता है। सिविल कार्यवाही की विचाराधीनता के दौरान इसको जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। सीपीसी की धारा 80 किससे संबंधित है? जो सीपीसी की धारा जो है 80 ये किससे संबंधित है? तो 23 का आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। सरकार के खिलाफ मुकदमे की कार्यवाही के लिए नोटिस की आवश्यकता से ये संबंधित है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24 की हम बात करते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता 1999 में संशोधन के तहत स्थगन की संख्या को ... कब तक सीमित किया गया था? तो 24 का जो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा वो डी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे 3 यहाँ पे इसका संख्या को 3 तक सीमित कर दिया गया, यही बात यहाँ पे बताई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन अभिव्यक्त डिक्री का एक भाग नहीं है, जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 सब क्लॉज 2 के तहत परिभाषित किया गया है? तो दोस्तों 25 की हम बात करते हैं। 25 का यहाँ पे सी वाला करेक्ट आंसर है। गलती के लिए बर्खास्तगी का कोई भी आदेश के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 के प्रावधान किससे संबंधित है? तो धारा 11 के प्रावधान जो संबंधित है वो ए है प्राग्ञ मीन्स कि रेस जुडिकाटा से संबंधित है। अब रेस जुडिकाटा आपको कहाँ दिया है? तो मैंने कई बार आपको बताया है कि सीपीसी में सेक्शन 11 में
इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 40 में और सीआरपीसी में सेक्शन नंबर 300 में ये रेस जुडिकाटा के प्रोविजंस को कहीं ना कहीं डिनोट किया गया। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं, अकिंचन मुकदमे पॉपर सूट का अर्थ क्या है। अब पॉपर हम लोग किसको कहते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जरूरतमंद व्यक्तियों द्वारा मुकदमा के लिए जो भी सूट फाइल किया जा रहा है, जो कि ऑर्डर 33 में किया जा रहा है, उसी को अकिंचनवाद के नाम से भी जानते हैं, पॉपर सूट के भी नाम से हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं, अदालत के बाहर विवाद के निपटाने के लिए प्रावधान सिविल प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा के तहत प्रदान किया गया। तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा, यूपी पीसीएस के एग्जामिनेशन में भी ये बात पूछी गई थी, तो इसका आंसर जो होगा करेक्ट वो सेक्शन नंबर 89 होगा, जिसमें एडीआर मैकेनिज्म को हम लोग फॉलो करते हैं, मींस की अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। सेक्शन नंबर 89 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यूपी पीसीएस के एग्जामिनेशन में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, और ये एक जगह नहीं दो जगह ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पीसीएस के एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं, मुकदमे या कार्यवाहियों का एक राज्य से अन्य राज्य में स्थानांतरण किसके आदेश द्वारा किया जा सकता है। तो 29 का आपका साथियों जो करेक्ट आंसर होगा वो बी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा, वो उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार ही किया जा सकता है ऐसा, अन्यथा किसी के आदेश के द्वारा नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर नहीं दोस्त, हाँ क्वेश्चन नंबर 30 की अब हम बात करते हैं। तो 30 जो है देखिए, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के अंतर्गत द्वितीय अपील कहाँ पर की जा सकती है। जो सेकंड अपील होती है साथियों कहाँ पे की जा सकती है, तो ये सेकंड अपील जो होती है ये उच्च अदालत में जाकर के की जा सकती है, उसी अदालत में उच्च अपील नहीं की जा सकती। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं, वस्तु एवं सेवा कर संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शुरू किया गया था। तो दोस्तों ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ये 101वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। ये 101 रुपये का जीएसटी लगाया गया था, ऐसे आप इसको लर्न कर सकते हैं। 101 रुपये आदमी न्योता भी पहले देता था, मीन्स की व्यवहार भी देता था, उसी 101 से आप याद करके रखेंगे कि मीन्स की जो जीएसटी का संशोधन किया गया था वो 101वां संविधान संशोधन करके लाया गया था। फिर बात करते हैं मीन्स की 101वां संविधान संशोधन है हमारा जीएसटी का। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं, सबसे उपयुक्त का चयन कीजिए, मीन्स की जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा उसी अप्रोप्रिएट आंसर को हमको यहाँ पे चूज करना है। यहाँ पर दिया, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 सभी व्यक्तियों को प्रदान करता है, क्या करता है, कानून के समक्ष समता प्रदान करता है, आरक्षण प्रदान नहीं करता है, कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण ये भी नहीं है, मीन्स की सबसे अप्रोप्रिएट जो आंसर है हमारा ये सभी ये भी है, लेकिन सबसे जो अप्रोप्रिएट आंसर की बात करता है सबसे उपयुक्त, और ये जो आंसर मैं बता रहा हूँ ये लोक सेवा आयोग के द्वारा जो मार्क किया गया है वही आंसर दोस्तों मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए वाला करेक्ट आंसर होगा 32 का। क्वेश्चन नंबर 33 की हम बात करते हैं, शिक्षा का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद में प्रदान किया गया, किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया शिक्षा के अधिकार को, तो दोस्तों ये 21A में बात किया गया है, शिक्षा के अधिकार के बारे में बताया गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। क्वेश्चन नंबर 34 में बात कर रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सबसे उपयुक्त है। अब सबसे अप्रोप्रिएट आंसर पूछ रहा है कि इसमें सबसे अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा वो कौन सा अप्रोप्रिएट आंसर होगा, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर डी वाला होगा ही इसका अप्रोप्रिएट आंसर। लिखा, भारत के राष्ट्रपति पुनर्विचार के बाद प्रस्तुत परामर्श को स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं, यही इसका अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे माना गया है लोक सेवा आयोग छत्तीसगढ़ के द्वारा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की, भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति द्वारा लागू अध्यादेश संसद की पुनः बैठक के ... बाद से कार्यान्वयन के बाहर हो जाएगा, तो किसके बाहर हो जाएगा, तो 35 का आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 6 सप्ताह के बाद उसको समाप्त कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36, केशवानंदा भारती बनाम स्टेट ऑफ केरल के मामले में संवैधानिक महत्व क्या है। अब इसकी संवैधानिक महत्व के बारे में पूछ रहा है, तो ये बुनियादी संरचना मीन्स की बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए केस लॉ लाया गया था। केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये हमारे जुडिशरी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ हो जाता है केशवानंदा भारती जी का। कभी कभी आप मेन एग्जामिनेशन में भी इसको कोट कर सकते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 37 की हम बात करते हैं, पूर्व विश्वास और क्रेडिट का सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में समाहित किया गया, तो 37 का दोस्तों आपका करेक्ट आंसर ए होगा 261, आर्टिकल नंबर 261 के अंतर्गत ये बातें बताई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो दोस्तों ये नियुक्ति की बात आ रही है, तो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, नियुक्त राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, हटाया भी राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जाता है। जो कार्यवाही होती है उस कार्यवाही के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति इनको हटा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से हटाया जा सकता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी आ गया, 39 नंबर का क्वेश्चन भी आ गया, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। उसी प्रणाली और आधार पर जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए प्रयुक्त होता है, उसी के आधार पर उसी प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रपति महोदय इनको हटा सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की, यहाँ पे दे रहा है, परमादेश का आज्ञापत्र रिट ऑफ मैंडमस
क्यों जारी किया जाता है। अब क्यों जारी किया जाता है, कैसे जारी किया जाता है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। लोक प्राधिकरण को अपने सार्वजनिक कर्तव्य का पालन करने के लिए, निर्देशित करने के लिए ये क्या किया जाता है, जारी किया जाता है, क्या रिट ऑफ मैंडेमस को जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 की हम बात करते हैं। भारत के संविधान में संशोधन अनुच्छेद ... के तहत किया जाता है। किस धारा के, किस आर्टिकल के तहत किया जाता है। तो दोस्तों आप सभी को लोगों को पता है आर्टिकल नंबर 368 के तहत ही संशोधन किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अधिकारिता का उच्च न्यायालयों द्वारा प्रयोग नहीं किया जाता। कौन सी ऐसी अधिकारिता है जिसमें उच्च न्यायालयों के द्वारा प्रयोग नहीं किया जाता। तो 42 का आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। यह परामर्शदायी का अधिकार जो होता है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को ही होता है, और ये किसको देता है, ये राष्ट्रपति महोदय को देता है। ये भी बाउंडेशन नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी बाउंड नहीं होता है कि वो अपना क्या करते हैं, राय प्रेसिडेंट महोदय को दे, और प्रेसिडेंट महोदय भी बाउंड नहीं होते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो चीफ जस्टिस जो अपना राय दे रहे हैं उसको माने। दोनों बात मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 43 की हम यहाँ पे बात करते हैं साथियों। यहाँ पर देखिए, भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया कि इस संविधान को भारत का संविधान कहा जा सकता है। तो अब किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो 43 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। सभी एक्ट में पहले कहा गया है, लेकिन यही एक्ट है, यही कानून है जिसमें सबसे पीछे कहा गया है। आर्टिकल नंबर 393 में ये बात कही गई है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। यहाँ पे लिखा है वित्तीय आपात के लिए प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद में किया गया। अब किस अनुच्छेद में किया गया है वित्त आपात के प्रावधान के बारे में प्रावधान किया गया, तो 44 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, आर्टिकल नंबर 360 में। और दोस्तों आज तक कभी भी हमारे देश में वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, ये भी बात आपको जान के रखनी होगी। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा के दौरान निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता। अब कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसको निलंबित नहीं किया जा सकता। अकॉर्डिंग टू 45 में 45 का दोस्तों जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो बी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। दोस्तों ये इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बार बार रिपीट किए जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ये LLM के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में और UGC में भी इस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 की हम बात करते हैं। प्रशासनिक न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल मीन्स की एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के लिए प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। जो डॉट दिया है किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो दोस्तों ये जो जोड़ा गया है आपका 46वां नंबर का जो क्वेश्चन है ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो दोस्तों यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 47 की हम बात करते हैं। इसमें दे रहा है निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है। अब 8वीं अनुसूची का हिस्सा कौन नहीं है, किसको 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं बताया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 47 की हम बात करते हैं। 47 में इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, क्योंकि राजस्थानी कोई हमारा भाषा नहीं डाला गया है जो कि 8वीं अनुसूची में डाला गया। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 2H के अनुसार क्या होता है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट की बात की जाती है। कॉन्ट्रैक्ट किसको कहते हैं। 48 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा डी होगा। कानून द्वारा प्रवर्तनीय एक समझौता के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 49 की हम बात करते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से किस प्रकार के अनुबंध के लिए प्रतिफल की आवश्यकता नहीं होती है। अब प्रतिफल की आवश्यकता नहीं होती किसमें बताया गया। तो 49 का जो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा वो बी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। एजेंडे के बारे में बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 50 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में यहाँ पे कह रहा है ए जो एक व्यवसायी है बी के घर पर सामान गलती से छोड़ देता है, बी सामान को अपना समझता है, क्या बी भुगतान के लिए बाध्य होगा। तो जो दोस्तों 50 का करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। हाँ, बी भुगतान के लिए बाध्य होगा, यही बात इसमें बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 51 की हम बात करते हैं। बीमा करार कैसा करार होता है। जो बीमा का करार होता है दोस्तों वो किस प्रकार का करार होता है। तो वो क्षतिपूर्ति, वो डैमेज देने के लिए, इंडेमिनिटी को फुलफिल करने के लिए ये करार होता है। 51 का यही करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं। एक जजमेंट द्वारा प्रधान के प्राधिकार के अंतर्गत नियुक्त व्यक्ति को क्या कहा जाता है। तो ये नियुक्त जो किया जाता है उसको क्या कहा जाता है। उसको प्रतिनिधि एजेंट के नाम से उसको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 की यहाँ पे हम बात करते हैं। यहाँ पे दोस्तों डेल केडर एजेंट किसका प्रकार है, किस प्रकार का ये डेल केडर होता है। तो 53 का जो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होता है वो बी आपका करेक्ट आंसर होगा। मर्केंटाइल एजेंट के बारे में ये बात कर रहा है, जो कि हम लोग जब मर्केंटाइल लॉ पढ़ते हैं तो उसमें ये मर्केंटाइल एजेंट के बारे में बात किया जा रहा है, जो डेल क्रेडिट की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करता है। अनुबंध के मुख्य उद्देश्य के लिए आवश्यक शर्त जिसका उल्लंघन होने पर
पीड़ित पक्ष को अनुबंध का परित्याग करने का अधिकार मिल जाता है, उसे क्या कहा जाता है? कि दोस्तों 54 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा, इसमें कोई भी करेक्ट आंसर नहीं बताया गया है, इसमें भी स्टार लगाया गया, इसलिए मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 55 की हम बात करते हैं। तो दोस्तों ए ने बी को 10,000 रुपये उधार लिया है, ए ने बी को भुगतान किया, बी ने दावे के संपूर्ण समाधान के रूप में 7,000 रुपये स्वीकार किए। इसका अर्थ ये है, अब इसका क्या अर्थ है? तो जो 55 का आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो बी होगा, क्षमा। रिमिशन के बारे में बात कर रहा है, तो क्षमा कर दिया या रिमिशन कर दिया, इसी के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 56 के बारे में बात कर रहे हैं। जो पराक्रम लिखित मीन्स की निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अधिनियम 1881 में 1988 में संशोधन किया गया, जिसके किसके संबंध में महत्वपूर्ण प्रावधान का समावेश किया गया था? तो 56 का जो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा वो बी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। चेक के अनादर के बारे में बताया था कि मीन्स की डिसऑनर हो जाता था चेक, उसी से रिलेटेड ये प्रोविजन दिया गया। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। बैंक ड्राफ्ट के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? जो बैंक ड्राफ्ट होता है उससे रिलेटेड कौन सा कथन सही है? दोस्तों इसका भी कोई आंसर आयोग के द्वारा नहीं बताया गया था, इसका भी मैं आंसर नहीं बताऊंगा, इसमें भी स्टार बना करके छोड़ दिया गया। क्वेश्चन नंबर 58 की हम बात करते हैं। अपूर्ण साधन इनकोएट इंस्ट्रूमेंट के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो 58 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो बी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। यह एक अपूर्ण या कोरा पराक्रम लिखित साधन है, इसी को कहा जाता है, इसी के बारे में बताया गया। क्वेश्चन नंबर 59 की हम बात करते हैं। चेक के अनादर के लिए आपराधिक कार्यवाही की शुरुआत करने से पहले अनादरण की जानकारी प्राप्त होने के बाद कितने दिन के भीतर चेक प्राप्त करता है? पेई को नोटिस जारी करना होता है, तो कितने दिनों के अंदर जो पेई होता है उसको नोटिस जारी करने की? तो बी, इसका 30 दिन के भीतर जारी करने की आवश्यकता होती है, और इसे ही इसका करेक्ट आंसर मार्क किया गया है लोक सेवा आयोग के द्वारा, वही आंसर मैं मार्क कर रहा हूँ। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की साथियों। यहाँ पे दे रहा है क्वेश्चन नंबर 60 में निम्नलिखित में से किसे सबूत नहीं माना जाता है? अब क्या होता है, किसको हम लोग सबूत नहीं मानते हैं? तो ए, शपथ पत्र को जो होता है उसको सबूत कहाँ माना जाता है? वो सबूत के तौर पे थोड़े नहीं होता है शपथ पत्र। क्वेश्चन नंबर 61 की हम बात करते हैं। प्रतिकूल गवाह का साक्ष्य किसको कहते हैं? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर डी होगा। सावधानी पूर्वक विचारित होता है और संपुष्टि होती है, और संपुष्टि उसकी होती है। क्वेश्चन नंबर 62 की हम बात करते हैं। प्राथमिक सूचना रिपोर्ट FIR के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? FIR के बारे में कौन सा ऐसा कथन है जो कि सही बताया गया? तो 62 का आपका साथियों करेक्ट आंसर ए होगा। यह एक ठोस सबूत नहीं है, जो FIR होता है एक ठोस सबूत नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं। स्वीकृति क्या होती है? अब दोस्तों स्वीकृति किसको कहते हैं? 63 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो सी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। निर्णायक सबूत नहीं है, लेकिन विबंधन के तौर पर एक काम कर सकता है, मीन्स की रूल ऑफ स्टॉपेल के अकॉर्डिंग ये काम कर सकता है। रूल ऑफ स्टॉपेल कहाँ दिया गया दोस्तों? तो 115 से 117 इंडियन एविडेंस एक्ट में डिफाइन किया गया है स्टॉपेल के बारे में। क्वेश्चन नंबर 64 की हम बात करते हैं। निम्न में से कौन से मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अनुमति दी गई थी? कौन सा ऐसा मामला था जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अनुमति प्रोवाइड की गई थी? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा और डी होगा। पोल संकी बनाम कोल्ड नास्ट प्रकाशन के मामले में यह दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से मामले में व्यक्तियों का चरित्र प्रासंगिक होता है? कौन सा ऐसा मामला है जिसमें व्यक्तियों का जो चरित्र होता है वो प्रासंगिक होता है? तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। दीवानी एवं आपराधिक मामलों में यहाँ पे रेलिवेंट माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं साथियों। यहाँ पर देखिए, साक्ष्य अधिनियम के कौन से प्रावधान में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के संबंध में सबूत के लिए विशेष प्रावधान जोड़े गए हैं? तो 66 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ए वाला होगा। धारा 65 है और धारा 65 भी इसी सबों को जोड़ा गया है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 67 की हम बात करते हैं। चुनावी याचिका में प्राण की जवाबदेही किस प्रकार होती है? मीन्स की प्रमाण की जवाबदेही किस प्रकार होती है? तो 67 का आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे दोस्तों बी हो जाएगा। चुनाव को चुनौती देने वाले व्यक्ति पर ये जिम्मेदारी होती है। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं। साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 भी किससे संबंधित होती है? तो 68 का जो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा वो सी वाला होगा, दहेज हत्या से रिलेटेड है। ठीक, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की। सबसे उचित वक्तव्य चुने, मीन्स की जो सबसे उचित कथन है इनका, उसी उचित कथन को चुनना है। तो हमारा इसमें टाइम ना बर्बाद करते हैं, सी वाला हमारा करेक्ट आंसर है। विवाह के दौरान जन्मे बच्चों को वैध बच्चा माना जाएगा जब तक कि इससे गलत नहीं ठहरा दिया जाता है, तब तक माना जाएगा कि बच्चा आप ही का है। क्वेश्चन नंबर 70 की हम बात करते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अनुसार शब्द अचल संपत्ति में क्या शामिल नहीं है? अब शब्द जो अचल संपत्ति है इसमें क्या शामिल नहीं है? तो इसमें उपजी फसल जो होती है इसको शामिल नहीं किया गया। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से क्या कार्यवाही योग्य दावा नहीं है? कौन सी कार्यवाही जो है जो कार्यवाही योग्य दावा नहीं है? जो 71 का आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो बी वाला आपका करेक्ट आंसर है। दावेदार के कब्जे में रहने वाला चल संपत्ति पर लाभकारी हित के बारे में बात बताया जाए। क्वेश्चन नंबर 72 की हम बात करते हैं। शाश्वतता परपेचुटी के खिलाफ
नियम नियम किस पर लागू होता है? जो परपेचुटी का रूल होता है वो किसके ऊपर लागू होता है? तो जो 72 का आपका करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। चल और अचल संपत्ति दोनों पर इस प्रकार के रूल लागू होते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 का। क्वेश्चन नंबर 73 में बात कर रहा है संपत्ति अधिनियम का हस्तांतरण धारा 53A किससे संबंधित है? जो 73 का आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पे बी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। वो भागिक पालन मीन्स की पार्ट परफॉर्मेंस के बारे में बात करता है और ये उसी से रिलेटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करते हैं। ए बी के कर्ज के बदले में अपने घर पर कब्जा बी को सौंप देता है। बी के पक्ष में संपत्ति हस्तांतरित अनुबंध के साथ, किंतु अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है किंतु कर्ज अदायगी की सूरत में पुनर्हस्तांतरण के प्रावधान के साथ इस प्रकार की गिरवी मॉर्गेज को क्या कहा जाता है? तो जो इस प्रकार का मॉर्गेज कहा जाता है तो इसको क्या कहा जाता है? तो जो 74 का दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा वो बी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। अंग्रेजी बंधक मीन्स कि इसको इंग्लिश मॉर्गेज के नाम से हम लोग जानते हैं। जब हम लोग मॉर्गेज देखते हैं तो वहाँ पे 6 प्रकार के मॉर्गेज के बारे में बताया गया। सिंपल मॉर्गेज, यूजू फैक्ट्री मॉर्गेज, इंग्लिश मॉर्गेज, सभी मॉर्गेज के बाद 75 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से बंधक मॉर्गेज बिना लिखाई के लिए जाते हैं? तो 75 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ए वाला होगा। सामयिक बंधक के बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 76 की हम बात करते हैं। कीमत के बदले में अचल संपत्ति का उपभोग करने हेतु अधिकार के हस्तांतरण को क्या कहा जाता है? तो 76 का जो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा वो सी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। उसको पट्टा या लीज के नाम से हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं। संपत्ति का हस्तांतरण किस पर लागू नहीं है? जो संपत्ति का हस्तांतरण है, जो ट्रांसफर होता है, वो किस पर लागू नहीं है? तो 77 का जो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। वस्तुओं की बिक्री पर लागू नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 78 की बात कर रहे हैं। कीमत के एवज में काल्पनिक मालिक ऑस्टेंसिबल ओनर द्वारा संपत्ति का हस्तांतरण क्या होगा? 78 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। रद्द करणीय नहीं होगा अगर हस्तांतरणीय सद्भावना से कार्य करता है तो। क्वेश्चन नंबर 79 की हम बात करते हैं। यहाँ पे संपत्ति का उत्तराधिकार पाने का अवसर हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। संपत्ति अंतरण अधिनियम की कौन सी धारा यह प्रावधान करती है? तो जो सेक्शन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 79 देख रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी होगा। धारा 6 के अंतर्गत ये बात बताई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं। कानूनी निर्योग्यता लीगल डिसेबिलिटी की अवधि के दौरान परिसीमन काल पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या होगी? अब लिमिटेशन एक्ट से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो यहाँ पे निलंबित रहेगी, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा ए वाला 80 का। 81 की हम बात करते हैं। किसके विरुद्ध मुकदमे में मामले में परिसीमन काल मीन्स की संबंधित नहीं है। मीन्स की किससे संबंधित नहीं, तो 81 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, वो 89 के संबंध में संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करते हैं। परिसीमन काल पीरियड ऑफ लिमिटेशन की समाप्ति के पहले ए ने बी की बकाया राशि को ऋण के रूप में लिखित रूप में अभिस्वीकृत किया और चुकाने के बाद किया। ऐसी स्वीकृति का प्रावधान क्या होगा? अगर इस प्रकार का कोई स्वीकृति होगा तो इसका प्रावधान क्या होगा? 82 का जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। ऐसी अभिस्वीकृति की तारीख से नए परिसीमन काल का आरंभ होना इसी को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 83 की हम बात करते हैं। 83 में दे रहा है निम्नलिखित में से कौन से दस्तावेज के लिए अनिवार्य पंजीकरण आवश्यक है? तो 83 का जो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा वो ए वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। अचल संपत्ति के उपहरण के साधन के बारे में बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करते हैं। पंजीकरण के दस्तावेज कहाँ प्रस्तुत किए जा सकते हैं? जो पंजीकरण वाले हमारे दस्तावेज है कहाँ प्रस्तुत करेंगे? तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सब रजिस्ट्रार के कार्यालय में उसके जिसके अधिकार क्षेत्र में संपत्ति या उसका हिस्सा स्थित है वहाँ पे इसको हम लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 की हम बात करते हैं। पंजीकरण अधिनियम की धारा 32 के तहत दस्तावेज के पंजीकरण हेतु पंजीकरण चाहने वाले व्यक्ति सबसे उचित वक्तव्य चुने। इसमें से सबसे जो रेलिवेंट है उस चुनते हैं, तो इसका जो रेलिवेंट होगा वो दोस्तों ए होगा। उपस्थित होना ही चाहिए, जिसके नाम से हो रहा जैसे हो रहा है उसको वहाँ पे उपस्थित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करते हैं। विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 6 के तहत अचल संपत्ति के कब्जे के फिर से प्राप्त करने के लिए मुकदमा दायर करने का समय सीमा क्या है? तो 86 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो बी होगा। बेदखल से 6 महीने के भीतर यहाँ पे किया जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की साथियों हम यहाँ बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 87 की हम बात करते हैं। अनुबंध का विशिष्ट पालन संभाव्य लागू नहीं होता है यदि 87 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो बी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। मुआवजा का पैसा पर्याप्त रहना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की, जिसका 88 का जो क्वेश्चन है इसका कोई भी आंसर आयोग के द्वारा नहीं दिया गया, इस पर भी ऐसे ही स्टार लगा के रखा गया, तो इसीलिए हम इसको टच नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 89 की हम बात करते हैं। रख रखाव की बकाया राशि वसूलने के मुकदमे में न्यायालय शुल्क की गणना कौन से आधार पर होती है? तो जो 89 का जो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ये ए वाला करेक्ट आंसर होगा। दावे की राशि पर हम लिए इस प्रकार की गणना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 की हम बात करते हैं। यहाँ पे
दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 89 के तहत विवाद के निपटारे हेतु न्यायालय मुकदमे के पक्षों को बुलाता है तो वादी 90 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो ए वाला होगा। न्यायालय शुल्क के प्रतिदाय रिफंड के लिए पात्र होंगे, तो इस प्रकार से वो रिफंड के लिए पात्र होंगे। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ किराया नियंत्रण अधिनियम 2011 की धारा 2 सब क्लॉज 1 के अंतर्गत आवास का हिस्सा नहीं है? अब किसको आवास का हिस्सा नहीं माना गया? तो दोस्तों कृषि भूमि को यहाँ पे आवास का हिस्सा नहीं माना है। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ किराया नियंत्रण अधिनियम 2011 के अंतर्गत किराया नियंत्रण अधिकरण के अध्यक्ष निम्नलिखित में से होंगे? तो 92 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे भी इन्होंने स्टार मार्क किया है, इसीलिए मैं इसका आंसर कुछ नहीं देना चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर ये थोड़ा सा ब्लर आ गया दोस्तों, इसको हम छोड़ते हैं, जो ब्लर नहीं आ गया है उसको हम देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ से तो सारा ब्लर आ गया है, हम इस किसी नेक्स्ट सेशन में हम इन सभी क्वेश्चन को, जो यहाँ से क्वेश्चन छूट रहा है हमारा कहाँ से 93 नंबर से लेकर के 100 नंबर के बीच का जो क्वेश्चन छूट रहा है उसको मैं किसी नेक्स्ट सेशन में करा दूंगा। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ कि कहाँ कहाँ पे स्टार लगा के रखा था। तो देखिए 10 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे स्टार लगा के इन्होंने रखा है, यहाँ पे 92 नंबर के क्वेश्चन में इन्होंने स्टार लगा के रखा है, 96 नंबर के क्वेश्चन में इन्होंने स्टार लगा के रखा है, और साथ ही साथ जो भी 54 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे इन्होंने इसी प्रकार से, और 57 नंबर के क्वेश्चन में भी इन्होंने स्टार लगाया। तो आप यहाँ से उत्तर माला भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने स्टार लगाया है। तो इन 5 आंसर में इन्होंने स्टार लगाया है, मीन्स कि ये पाँचों क्वेश्चन आयोग के द्वारा गलत माना गया था। दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, जो कि आपका छत्तीसगढ़ जुडिशरी से रिलेटेड जो कि 2016 का पेपर था। दोस्तों अब हम नेक्स्ट सेशन में आपको 2017 के पेपर के साथ मिलने वाले बहुत ही जल्द। दोस्तों अगर आप यूपी पीसीएस जे का एग्जामिनेशन दिए हैं, अगर आपका भी लग रहा है कि आपका प्री एग्जामिनेशन क्लियर हो गया, तो मैं मेन एग्जामिनेशन के लिए स्ट्रेटजी लाया हूँ, और स्ट्रेटजी में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हाउ टू राइट एग्जामिनेशन में आंसर आप कैसे लिख सकते हैं, उस पर मैंने एक वीडियो बनाया है। अगर आप चाहते हैं, आप अगर कहीं का भी जुडिशरी दे रहे हो तो आपको आंसर ऐसे ही फ्रेम करना होता है, आप चाहें तो उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।